हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। कल हमने पढ़ा था महासभा के बारे में, न्यास सुरक्षा परिषद के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। इससे अगला बिंदु है न्यास परिषद। न्यास परिषद यूएनओ के 6 अंगों में से क्या है? एक है, लेकिन इसे सम्मानित दर्जा मिलने के बावजूद भी ये कैसा अंग है? अधीनस्थ अंग है। अधीनस्थ अंग का अर्थ क्या होता है, पहले ये हमें समझना चाहिए। अधीनस्थ अंग का अर्थ होता है सहायक अंग के रूप में, यानी कि जो कार्य कर रहा होता है या मुख्य अंग है उसके सहायक के रूप में जो कार्य करने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ अंग कहते हैं। यानी कि उनके सलाहकार के रूप में या उनके सहायक के रूप में जो कार्य करता है क्या कहलाता है? अधीनस्थ अंग कहलाता है। तो न्यास परिषद यूएनओ के मुख्य अंगों में से एक है। ये यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 7 में इसका उल्लेख पाया जाता है। आपको याद रखना है कि यूएनओ चार्टर के 7 का संबंध किससे है? तो किससे है? न्यास परिषद से इसका संबंध है। ये अंग कैसा है? अधीनस्थ अंग है। होना तो चाहिए था ये बिल्कुल इंडिविजुअल, लेकिन ये अधीन भी कार्य कर रहा है, सहायक के रूप में भी कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी आजादी नहीं है, इसे पूरी आजादी दी गई है, इसे पूरा सम्मान दिया गया है, लेकिन मुख्य कार्य ये महासभा के अंडर में रहकर ही करता है, क्योंकि इसका जो काम है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और महासभा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसीलिए क्या बनाया गया? इसको अधीनस्थ अंग बनाया गया है। महासभा के सहायक के रूप में असामरिक क्षेत्रों में ये काम करता है। अब अपने को ये समझना है कि सामरिक क्षेत्र कौन से होते हैं और असामरिक क्षेत्र कौन से होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो युद्ध से संबंधित नहीं होते हैं, परमाणु हथियार, केमिकल वेपन्स, इनसे संबंधित नहीं होते हैं, वो कौन से क्षेत्र होते हैं? असामरिक क्षेत्र कहलाते हैं। अर्थात युद्ध और सैनिक से संबंधित जो तत्व नहीं है वे क्या कहलाएंगे? असामरिक क्षेत्र कहलाएंगे। सामरिक क्षेत्र कौन से कहलाते हैं? ये सामरिक क्षेत्र सीधे सीधे वे हैं जो युद्ध से संबंधित होते हैं, परमाणु एनर्जी से संबंधित होते हैं, रसायनों से संबंधित होते हैं, हथियारों से संबंधित होते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि परमाणु ऊर्जा या परमाणु वेपन्स कौन देश बना रहा है, इसकी सुरक्षा या इसकी जांच करने का काम भी इसी के अधीन होता है। न्यास परिषद ये देखता है कि परमाणु कौन कौन से देश हथियार बना रहा है, उसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में कर रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज चैनल्स में रिपोर्ट्स आती हैं कि उस देश के पास इतने हथियार हैं, उस देश के पास इतना हथियार है। वे सब इन्हीं की सहायता से आती हैं, क्योंकि हम में से कोई तो पाकिस्तान गया नहीं और पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट कभी बताएगा नहीं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जो होती हैं वे रिसर्च करती हैं, वे देखती हैं और इन पर कोई पाबंदी नहीं होती, सदस्य देशों में ये जा सकती हैं। तो सामरिक क्षेत्र में सुरक्षा की महासभा के सहायक के रूप में ये क्या करती है? असामरिक क्षेत्रों में काम करती है। अब यहाँ इसका मेन उद्देश्य क्या है? वास्तव में इसका मेन उद्देश्य देखा जाए तो इसका परमाणु से लेना देना कुछ भी नहीं है। इसका मेन उद्देश्य डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट कौन से? आर्थिक डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, उपनिवेशवाद से छुटकारा, साम्राज्यवाद से कैसे छूटा जाए, स्वतंत्रता जनता को कैसे दिलाई जाए। वास्तव में ये जन कल्याण का कार्य करने वाली संस्था है और इसका मेन एजेंडा एकमात्र एक ही है कि जो अधीन क्षेत्र है, गुलाम क्षेत्र है, उनको ज्यादा से ज्यादा आजादी कैसे दिलाई जा सके। और वो कौन से कार्य हैं, वो कौन सा प्रकार है जिसके माध्यम से लगातार हम आजादी की तरफ बढ़ सकते हैं, लगातार हम स्वायत्तता की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें ये डिटेल से बताया गया है। महासभा के सहायक के रूप में असामरिक क्षेत्रों में, असामरिक क्षेत्र हमने डिटेल से पढ़ लिए। ऐसे क्षेत्र जिनका संबंध किससे नहीं होता है? युद्ध से नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? असामरिक कहलाते हैं। अब आपको यहाँ समझना होगा कि महासभा का मूल कार्य क्या है। महासभा का सबसे बड़ा मूल कार्य था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये सुरक्षा परिषद का भी कार्य था। इसके बाद सेकंड काम आता है, आपने डेग हैमरशोल्ड की कोटेशन पढ़ी होगी, परिभाषा पढ़ी होगी कि मानव जाति को स्वर्ग पहुंचाना यूएनओ का काम नहीं है, जबकि नरक से बचाना इसका काम है। यानी कि मानव जाति की जो दुर्गति होने वाली है
मानव जाति को जो नुकसान होने वाला है, मानव जाति की जो बुरी स्थिति होने वाली है, उसको बचाने का कार्य कौन करेगा? यूएनओ करेगा। और ये यूएनओ का जो चार्टर है, यूएनओ के जो नियम कानून है, उन सब की पालना किसके द्वारा होती है? इसके अंगों के द्वारा होने वाली है। अब यहाँ हमें एक बात क्लियर हो गई कि यूएनओ का जो मूल उद्देश्य है वो इसके अंग पूरा कर रहे हैं। जैसे भारत के जो उद्देश्य हैं, भारत की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर करते हैं, इसी प्रकार से यूएनओ ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसके ये सभी अंग मिलकर उनको क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो महासभा असामरिक क्षेत्रों में कौन से कार्य करेगी? डेवलपमेंट के कार्य करेगी। सामरिक क्षेत्रों में सुरक्षा समिति के अंग के रूप में काम करेगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा सुरक्षा समिति किससे संबंधित थी? सुरक्षा परिषद से संबंधित थी। और सुरक्षा परिषद मूलतः कार्य क्या करता है? युद्धों को रोकना। कल हमने एक बात कही थी कि सबसे पहले क्या बचाएगा? विवाद, कि विवाद नहीं होना चाहिए। यदि विवाद हो जाए तो वो किस में नहीं बदले? संघर्ष में ना बदले और ना ही युद्ध में बदले। ये बात भी वो ध्यान रखेगा। यदि वो युद्ध चालू भी हो जाए तो वो भयंकर युद्ध में ना बदले, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो। और इन सब के लिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड का तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बैकग्राउंड तैयार कौन करती है? ये सुरक्षा समिति करती है। किसकी सहायता से? न्यास परिषद की सहायता से। हो सकता है सिक्योरिटी काउंसिल की बातें न मानी जाए, हो सकता है यूएनओ के बड़े सदस्यों की बातें ना मानी जाए, लेकिन ये न्यास परिषद की बातें मानी जाएंगी, क्योंकि ये एक प्रकार से आक्रामक रूप नहीं रखने वाले। केवल ये देखना चाह रहे हैं कि किसी देश में क्या चल रहा है और उसका मूल एजेंडा वास्तव में क्या है। तो न्यास परिषद सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर सामरिक क्षेत्र के रूप में काम करती है। इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य होंगे? ये परमाणु की जानकारी रखेंगे, कौन देश किस प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है। ये इस प्रकार के हथियारों की जानकारी रखेंगे, कोई देश भयंकर हथियार तो नहीं बना रहा है, कोई देश युद्ध की भूमिका तो तैयार नहीं कर रहा है, कोई देश ऐसा कोई कार्य ना कर रहा हो जिससे विश्व युद्ध छिड़ जाए, कोई देश ऐसा ना करे जिससे कहीं ना कहीं कल्पनाओं के आधार पर या उकसावे की कार्रवाई ना हो जाए। तो ये क्या है? सामरिक क्षेत्रों में सुरक्षा समिति के साथ मिलकर कौन काम करता है? न्यास परिषद काम करता है। इसमें आगे देखें तो न्यास परिषद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में विकास के कार्य करता है। ये वास्तव में मूल एजेंडा भी यूएनओ न्यास परिषद में हम देखें तो इसका मूल उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में विकास करना। आर्थिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं, हमने गांधी पढ़ा, गांधी जी का मूल उद्देश्य था कि बिना आर्थिक विकास के किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं हो सकता। अर्थात फाइनेंशियली प्रॉब्लम, इट इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए, जीने के लिए क्या होना चाहिए? आर्थिक दृढ़ता होनी चाहिए। यूएनओ न्यास परिषद लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग लगातार आगे बढ़ सके। और वो लगातार आगे कब बढ़ेंगे? जब इनमें क्या आ जाएगी? आर्थिक स्थिरता आ जाएगी। यह आर्थिक स्थिरता कैसे आएगी? इसके लिए लगातार प्रयास कौन कर रहा है? न्यास परिषद कर रहा है। बहुत सारे प्रकार की योजनाएं चला रहा है, बहुत सारे प्रकार के उद्योगों के लिए प्रयास करते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर आगे देखें तो ये राजनीतिक विकास की भी बात करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक विकास की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आम जनता को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, आम जनता संप्रभु होनी चाहिए। बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर 1991 के बाद 15 देश तो बने यूएसएसआर से, और ये दौर था 90 का दशक जहां बहुत सारे देश आजाद हुए। साउथ अफ्रीका है, बहुत सारे देश नए नए बने। क्या उन सभी देशों को मतदान का अधिकार मिला? क्या उन सभी देशों में अपनी लिबर्टी मिली? क्या उन देशों में इक्वलिटी मिली? नहीं मिली। तो न्यास परिषद ये चाह रहा है कि मानव जाति को गुलाम ना बनाया जाए, किसी भी एंगल से मानव जाति को
किसी प्रकार की प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, मानव जाति लगातार विकास की तरफ करे और कोई ऐसा शासन प्रशासन या सरकार ना हो जो उसे दबाकर रखने की कोशिश कर सके। तो राजनीतिक आधार पर सुदृढ़ीकरण की बात ये लोग करते हैं कि मूल अधिकार इनको मिलने चाहिए, मानव अधिकार इनको मिलने चाहिए, प्राकृतिक अधिकार इनको मिलने चाहिए और वास्तव में राजनीति में भाग लेने का अधिकार इनको आना चाहिए। वो लोकतंत्र के माध्यम से हो, अध्यक्षात्मक प्रणाली के माध्यम से हो, हर हाल में राजनीति आजादी इन्हें मिलनी चाहिए, शासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए, नियम कानून थोपे नहीं जाने चाहिए। कुल मिलाकर इनका मानना है कि समाज में एक प्रकार से ये खुलकर जी सके, यही क्या है, राजनीतिक आजादी की बात ये करते हैं। इसमें मूलतः आजादी जो की गई है वो है स्वतंत्रता की। आपने देखा होगा पाकिस्तान अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन वास्तव में वो लोकतंत्र से भी बहुत ज्यादा निकृष्ट लोकतंत्र की तरफ जा रहा है। यहाँ सेना है, धर्मगुरु हैं, आतंकवादी हैं और बहुत सारे प्रकार के कट्टरवादी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि वहां लोकतंत्र आए। इसका मुख्य कारण क्या है, आप ध्यान रखना, पाकिस्तान वाले चैप्टर में भी अपने काम आएगा। पाकिस्तानी लोग क्या चाहते हैं कि वहां अमन चैन हो। आम आदमी क्या चाहता है, अमन चैन हो। लेकिन ये 3-4 जो कैटेगरी बताई, सेना है, ISI है, धर्मगुरु है, कट्टर लोग हैं, ये सब लोग क्या चाहते हैं कि यदि वहां लोकतंत्र आ जाता है, कहां, पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तानी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भारत से समझौता कर लेगी और समझौता करने के बाद अमन चैन हो जाएगा और आतंकवाद के लिए और हमारे जैसे बुजुर्ग वर्ग, आपको याद होगा कार्ल मार्क्स में हमने पढ़ा था, बुजुर्ग वर्ग समाज के वे लोग जो पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं, कौन से कहलाते हैं, बुजुर्ग लोग कहलाते हैं। इनकी समाज में चलती है और इनकी दादागिरी होती है, ये संख्या में बहुत कम होते हैं। तो जो पाकिस्तान में जो बुजुर्ग समाज है वो ये नहीं चाहता कि वहां पर क्या आए, लोकतंत्र आए, क्योंकि यदि वहां लोकतंत्र आता है तो भारत के साथ सहमति होगी, शांति होगी, अमन चैन होगा, गरीबी मिटेगी, विकास होगा और कुल मिला के सकारात्मक रास्ते पर पाकिस्तान चलने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में 2 कारण होंगे। पहला कारण तो क्या होगा कि ये बुजुर्ग वर्ग है, आतंकवादी वर्ग है, ISI का वर्ग है, सेना का वर्ग है, इनको हटा दिया जाएगा। दूसरा कारण क्या होगा, महाशक्तियों का लालच भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। दुनिया की जितनी भी बड़ी महाशक्तियां ये चाहती नहीं दुनिया में शांति हो, क्योंकि इनके हथियारों के बाजार हैं, इनके दूसरे प्रकार के फायदे हैं और ये छोटे देशों को इसलिए लड़ाना चाहती हैं ताकि इनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। यदि भारत पाकिस्तान की लड़ाई ना हो तो अमेरिका को कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वास्तव में व्यापारिक दृष्टि से इतनी दादागिरी नहीं आ सकती जितनी सैन्य दृष्टि से आती है। तो राजनीतिक अप्रोच में ये हर हाल में स्वतंत्रता नहीं देना चाहते नागरिकों को। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उद्गर मुसलमान, उद्गर मुस्लिम, ये कहाँ के हैं, ये चाइना के हैं और चाइना इन पर भयंकर प्रताड़ना कर रहा है। लेकिन दुनिया का कोई देश, कोई मुस्लिम वर्ल्ड, कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इनका विरोध नहीं करता, क्योंकि चाइना इतना प्रबल है, जो विरोध करेगा उसे समाप्त कर देगा। पाकिस्तान अपने यहाँ मुसलमानों की स्थिति को नहीं देखता, भारत के मुसलमानों की स्थिति को देखता है। और शशि थरूर साहब कल ही बोल के आए हैं कि भारत की बारे में उन्होंने कोई कमेंट किया। वास्तव में देश के बाहर जाकर देश की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक डेवलपमेंट की ये बात करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी में यही है। सामाजिक क्षेत्र की हमने बात कर ली, सामाजिक विकास होना चाहिए और सामाजिक ये विकास कैसे होगा, समाज को साथ लेकर चलने से होगा। ये प्रयास करता है कि समाज में किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष का दबदबा ना हो। आगे देखें, राजनीतिक विकास की बात हमने कर ली। राजनीतिक जागृति के प्रयास, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। राजनीतिक जागृति की बात अगर हम करें तो राजनीतिक जागृति का मतलब होता है कि लोगों में इतनी जागृति आ जाए, इतनी अवेयरनेस आ जाए कि वो अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे, मतदान करने लगे, सरकार में हिस्सेदारी आ जाए और कुल मिला के डेवलपमेंट की तरफ वो आगे बढ़ जाए, जिससे आम आदमी के अधिकार मिले, आम आदमी को विकास की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिले। राजनीतिक जागृति का दूसरा फायदा ये भी है कि जब अधिकारों के बारे में पता लगता है तो शोषण का विरोध खुलकर किया जा सकता है, खुलकर वो सारे काम किए जा सकते हैं,
खुलकर विकास के लिए कार्य किया जा सकता है और शोषण होने पर उसका विरोध भी किया जा सकता है। लेकिन यदि ये अधिकारों के बारे में बात नहीं होगी, राजनीतिक जागृति नहीं होगी, तो फिर राजनीतिक आजादी नहीं लाई जा सकती। इसीलिए जागृति की तरफ ये ज्यादा जोर देता है। आर्थिक विकास पर बल दिया गया है, ये बात हमने यहां कर ली, क्योंकि आर्थिक विकास सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट विकास है। प्रवासी मजदूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। प्रवासी मजदूर, पहले तो ये हमें जानना है क्या होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो होता है प्रवासी मजदूर, और ये प्रवासी मजदूर कौन से लोग हैं जो किसी न किसी एक तो होते हैं भारत, जैसे बांग्लादेश से भारत में जो लोग आए थे शरणार्थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, शरणार्थी। एक होते हैं प्रवासी, आपको ध्यान रखना चाहिए। और इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी हमें बहुत ध्यान से देखना है। शरणार्थी वे लोग हैं, युद्ध हैं, बाहरी समस्या है, संकट है, आपात, प्राकृतिक आपात है, इन सब से ग्रसित होकर या मजबूर होकर किसी भी देश में सामाजिक संघर्ष है, जातीय संघर्ष है, कलह है, प्राकृतिक आपदा है, या और किसी कारण से मजबूर होकर कोई दूसरे देश में जा रहा है, और क्या कहलाएगा? शरणार्थी कहलाएगा। प्रवासी या अप्रवासी किसे कहेंगे? ऐसे लोग जो बेहतर जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीने के लिए दूसरे देश में जाकर शरण ले रहे हैं, क्या कहलाते हैं? प्रवासी कहलाते हैं। प्रवासियों के अधिकार आपने देखा होगा, F1 वीजा की बात कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका में ये विवाद हमेशा बना रहा है कि भारतीयों को रोका जाए, क्योंकि भारतीय बहुत ज्यादा मात्रा में है। अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के, आपको पता होना चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके से अमेरिका के इलेक्शन को भारत प्रभावित करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर हैं। ये क्या देखता है कि विदेशियों पर, जब दूसरे देश के नागरिक किसी देश में जाते हैं तो उनके प्रति विरोध जागृत होता है, क्योंकि वे वहां की लोकल नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं, संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, और जब वो बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, बहुत संपन्न हो जाते हैं, तो उन पर हमले भी तक होते हैं। तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों का क्या हो, जब वो काम करने जाए तो उनके अधिकार क्या हो, एक देश उनके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, ये सारी शर्तें कौन तय करेगा? न्यास परिषद तय करेगा, और देखेगा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ क्या बेटर किया जा सकता है। अधिदेश, ये अपने किसी काम का नहीं है, बस इतना सा देखना है। अधिदेश का अर्थ है कि कोई देश किसी पर दादागिरी ना करे, ये उपनिवेशवाद से जुड़ी हुई टर्म है। भू क्षेत्रों की आजादी, ये भी अधिदेश से संबंधित है, यानी कि कोई क्षेत्र विशेष, कोई देश किसी क्षेत्र विशेष की आजादी ना छीन ले। जैसे बलूचिस्तान की आजादी किसने छीन रखी है? पाकिस्तान ने छीन रखी है। पीओके की आजादी किसने छीन रखी है? पाकिस्तान ने छीन रखी है। तो भू क्षेत्रों की आजादी उन्हें मिलनी चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष को कोई देश कब्जे में नहीं कर सकता, बंदी नहीं बना सकता, किसी भी प्रकार से वो ये काम ना होने दे। ये बात भी कौन देखता है? न्यास परिषद देखता है। इसमें आगे देखें हम तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहां से सवाल क्या क्या बने? न्यास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास। दूसरा काम क्या है इसका? सॉरी, पहला काम क्या है? सामरिक, असामरिक दृष्टि से सर्च करना। सामरिक दृष्टि में इंडिविजुअल जाता है, असामरिक दृष्टि में महासभा का ये सहयोगी होता है। फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में विकास का काम किसने किया है? न्यास परिषद ने किया है। ये यूएनओ चार्टर के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 7वें अनुच्छेद से संबंधित है। ये महासभा का कैसा है? अधीनस्थ अंग है, लेकिन मुख्य ये 6 में गिना जाता है। इंडिविजुअल काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सामरिक दृष्टि से इसे कोई कार्य करने ही नहीं देगा। यूएनओ को तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सभी सदस्य राष्ट्र इसके सहमत हैं, सभी ने एग्रीमेंट साइन किया है, सभी इसके चार्टर को फॉलो करना चाहते हैं। तो ये न्यास परिषद यहाँ पर होता है कंप्लीट। बिंदु है सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं आर्थिक व सामाजिक विकास को। न्यास परिषद में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सामाजिक आर्थिक परिषद का बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि यूएनओ के सभी सदस्य जानते थे
कि आर्थिक विकास के बिना दुनिया में कोई भी विकास संभव नहीं है। न्यास परिषद का मूल उद्देश्य लगभग अगर हम देखें तो सामरिक दृष्टिकोण की तरफ चला जाता है। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल संगठन होना चाहिए जो केवल किसकी बात करे, आर्थिक और सामाजिक परिषद की ही क्या करे, बात करे। आर्थिक व सामाजिक परिषद की बात इसलिए की गई है ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास लगातार हो सके। आर्थिक विकास का ध्यान इसलिए भी किया गया क्योंकि इसमें दो वर्गों में दुनिया बढ़ जाएगी, अमीर और गरीब, और ये दुनिया को ना बांटा जाए नहीं। इसके बाद क्या आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी, और आप जानते हैं क्रांति का आधार ज्यादातर क्या रहता है, हिंसा, और ये किसको पैदा कर देगा, संघर्ष को पैदा कर देगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय शांति भंग हो जाएगी, अशांति का माहौल पैदा हो जाएगा। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक विकास बेहद ज्यादा जरूरी है। इसने फिर आगे ध्यान दिया है कि जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय, भाषा किसी भी प्रकार से समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि अमेरिका में बहुत जबरदस्त जो विरोध होता है वो होता है श्वेत वर्सेज अश्वेत के मध्य। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में दंगे हुए थे कुछ रोज पहले ही। उनका मूल कारण क्या था, जाति या कलर, रंग भेद आज भी पूरी दुनिया में पाया जाता है। गोरे और कालों के मध्य संघर्ष मुख्य रूप से देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार के विवाद नहीं होने चाहिए। समाज में सभी को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। समाज में सभी लोग बराबरी से आगे बढ़ सके, इसके लिए लगातार प्रयास हमें करना चाहिए। सामाजिक आर्थिक परिषद का मूल उद्देश्य एकमात्र यही है कि समाज में आर्थिक विकास वो भी नियमित रूप से सुदृढ़ता से होता रहे, समाज में सामाजिक विकास हो और वो भी स्थायी रूप से, इससे जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय आधार पर कोई भेदभाव ना हो, भाषा आधारित कोई भेदभाव ना हो, रंग आधारित किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, और समाज एक सुदृढ़ विकास की तरफ लगातार बढ़ता जाए। क्योंकि सामाजिक विकास से राजनीतिक विकास जुड़ा हुआ है, आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है, आर्थिक से सब जुड़े हुए हैं, सामाजिक से सब जुड़े हुए हैं, राजनीतिक से भी सब जुड़े हुए हैं। लेकिन इनमें सबसे मूल अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, आर्थिक। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी, सामाजिक, और थर्ड प्रायोरिटी किसकी, राजनीतिक विकास की है। तो इस प्रकार से आर्थिक सामाजिक परिषद ध्यान देता है समाज के हर पहलू पर।